गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मोहम्मद शाहिद आप सबके इतिहास के डर को दूर भगाने आप सबके सामने आ चुका हूं। तो जैसा कि अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि हमारा लक्ष्य था कि बिहार बोर्ड के पूरे सामाजिक विज्ञान को खत्म करना, पूरे तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ के उन्हें खत्म करना। और उस क्रम में हमने जो अपना इतिहास का पहला चैप्टर था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया था, समझ लिया था, खत्म कर लिया था। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस हमारी नहीं देखी तो फटाफट पहले एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में दौड़ के जाइए, दौड़ के नहीं, आराम से जाइए, ठीक है, दौड़ के जाइए और उन सारे वीडियोस को पहले देखिए ताकि आपको वो चैप्टर आसानी से समझ में आए। रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इतिहास का अपना अलग चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 है, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। हाँ, एक और बात, ये वीडियो हमारी बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है, ठीक है, सीबीएसई के छात्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेशली बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो का जो हेडिंग है, जो चैप्टर का हेडिंग कहिए, उसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, दो वाद, एक का नाम है समाजवाद और दूसरे का नाम है साम्यवाद। साम्यवाद, आइए समझते हैं ये दोनों पहले किस बला का नाम है, क्योंकि अगर आपको अपनी दुश्मन की पहचान हो जाएगी तो आप उससे लड़ने में बहुत अच्छी से मदद मिल सकती है आपको। तो पहले ये दोनों चैप्टर की हेडिंग क्या कहते हैं हम उनको समझ लेते हैं, ताकि हमको चैप्टर समझने में आसानी हो। ये चैप्टर आपके बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूरे इतिहास से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कभी कभी इस चैप्टर, अकेले चैप्टर से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी तो 10 नंबर तक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है। तो आज के देखते हैं समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर किसी शब्द के आखिर में वाद लगा होता है तो वो शब्द विचारधारा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। उसी की तरह समाजवाद भी एक विचारधारा है और साम्यवाद भी एक विचारधारा है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, ये दोनों विचारधारा एक ही तरह की है, ये दोनों एक तरह से मान के चलिए जुड़वा भाइयों की तरह है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग है। ये दोनों एक होते हुए भी एक दूसरे से अलग है। जैसे जुड़वा भाई भले ही कितने देखने में एक की तरह हो जाए, उनका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे इन दोनों का जो मूलभूत विचारधारा है वो अलग है, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि समाजवाद क्या है। मैंने जैसा कि पहले बताया, समाजवाद एक विचारधारा है, लिखेंगे समाजवाद एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? तो इसमें जो किसी देश के उत्पादन के साधन होते हैं ना, उत्पादन के साधन यानी कंपनीज, जितने भी जो उत्पादित करते हैं, तो समाजवाद मानता है कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारी सरकारें सरकारी संस्थाएं चलाती रहती है, जैसे कंपनी सरकारी होगी, रेलवे होगी सरकारी कंपनी, ये सारी कंपनी चलाती रहती हैं। तो समाजवाद का यही विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, अधिकार होता है, ठीक है, समझ में आ गया। समाजवाद का आपको कोई परिभाषा पूछे क्या 2 नंबर में कभी कभी पूछ ही ले जाते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, तो आप फटाफट लिखेंगे समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ये विचारधारा मानती है कि कोई भी अगर सरकारी प्रतिष्ठान हो गए, कंपनी हो गए, उन पर सरकार का अधिकार हो, न कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। एक फैन फैक्ट बताइए या इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए, साम्यवाद भी यही कहता है, साम्यवाद कोई अलग नहीं कहता है, ये भी एक विचारधारा है, ये भी एक विचारधारा है।
साम्यवाद भी एक विचारधारा है और ये भी कहता है, क्या कहता है कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है। ठीक है, अब आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर इन दोनों में तो अंतर क्या है। भाई ये दोनों जुड़वा भाई हैं, मैंने पहले ही बताया है। इनकी जो अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है वो फिंगरप्रिंट का अंतर है, यानी कि इनकी जो मूल विशेषताएं कहिए या मूल विचारधारा कहिए वो अंतर है। इसका क्या है, तो समाजवाद कहता है ना, समाजवाद का एक मुख्य विचारधारा कहिए या मुख्य नारा कहिए, समाजवाद कहता है प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। इस शब्द का मतलब समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसको कार्य के अनुसार। ये समाजवाद की एक तरह से कहिए नारा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन समाजवाद का नारा है, तो समाजवाद का नारा है प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक को उसके काम के अनुसार, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। इस शब्द का मतलब क्या है, तो समाजवाद कहता है ना कि जो व्यक्ति की क्षमता जैसी हो उसका उसके क्षमता के अनुसार काम मिले। ठीक है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं मेरा मकसद है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके एक हाथ है या एक पैर है, तो उसको उसी क्षमता के अनुसार उसे काम मिले। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है तो उसको वैसा ही काम मिले। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है, चाहे वो मानसिक मेहनत हो चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, तो उसे वैसा काम मिले। ये लाइन कहने का मतलब, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार कहने का मतलब ये है। और अगला कि प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, कि यानी ये कहता है कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा उसको मेहनत आना दीजिए। अगर कोई 10 घंटे काम कर रहा है तो उसको 10 घंटे का पैसा दीजिए। कोई अगर 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको सिर्फ 5 ही घंटा का पैसा दीजिए। कोई 1 घंटे भी काम नहीं कर रहा तो उसको 1 घंटे भी काम का पैसा नहीं दीजिए। ये कहता है समाजवाद। और यहीं पर बस साम्यवाद से ये अंतर हो जाता है। साम्यवाद यहीं पर थोड़ा सा बदलाव कर देता है बस, और वो बदलाव ये करता है, वो भी यही कहता है कि प्रत्येक को उसको क्षमता के अनुसार, यानी जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही काम दीजिए। अगर कोई लूला है, कोई लंगड़ा है या कोई एक फिट आदमी है तो उसको उसी तरह का काम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेंज क्या करता है, कहता है प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार। भले ही कोई व्यक्ति 10 घंटा काम कर रहा है लेकिन वो सिर्फ एक पति पत्नी है, 2 लोग हैं और उसकी जरूरतें सिर्फ 200 में पूरी हो जाती है, तो उसको 200 ही काम दिया जाए, 200 ही पैसा दिया जाए। ये कहता है साम्यवाद। एक बार पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको डिटेल समझेंगे। ठीक है, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, आशा करते हैं हम कि आप समाजवाद की विचारधारा को समझ गए हैं। समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद कहता है कि प्रत्येक को, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है ए और एक कोई व्यक्ति है बी। ठीक है, इस ए के 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं, लेकिन इसके 1 पैर हैं और 1 ही हाथ है। मैंने बार बार बोला किसी की भावनाओं को आहत करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। ठीक है, तो समाजवाद कहता है कि ये जितना काम करेगा, इसकी क्षमता ज्यादा है तो इसको ज्यादा काम दीजिए, इसको क्या कीजिए, ज्यादा काम दीजिए। और अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो इसको पैसा भी क्या दीजिए, पैसा भी ज्यादा दीजिए और काम भी ज्यादा दीजिए।
और ये अगर इसकी क्षमता कम है तो इसको काम भी कम दीजिए तो जाहिर सी बात है पैसा भी कम हो जाएगा। यहीं पर साम्यवाद इस अपने भाई से लड़ाई कर लेता, बोलता है नहीं, ऐसे लोगों का विकास थोड़ी ना होगा। मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसके एक हाथ और एक पैर है लेकिन इसकी आवश्यकता ज्यादा है। मान लीजिए इसके घर में 10 परिवार हैं तो अपने बच्चों का ये पेट कैसे भरेगा, इसकी आवश्यकता ज्यादा है ना। तो समाजवाद यहीं पे क्या करता है, थोड़ा सा अपने विचारधारा में, अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करता है। वो क्या कहता है कि ठीक है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार काम दीजिए, अगर कोई लूल्हा है तो उसको कम काम दीजिए, ज्यादा है काम दीजिए, लेकिन पैसा देने की बात आई तो उसकी आवश्यकता देखिए। यानी कि कोई एक फिट व्यक्ति है, ठीक है, और उसके दो परिवार में 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं उसके परिवार में, भले ही वो 20 घंटा ही काम क्यों ना कर रहा हो, तो इसको 2 लोग हैं तो 200 रुपया ही दीजिए। कितना दीजिए, 200। लेकिन अगर कोई अनफिट व्यक्ति है, अनफिट है और उसके घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, ठीक है, और भले वो 5 घंटा ही काम कर रहा है क्योंकि वो अनफिट है, फिर भी उसको 500 रुपया मिलना चाहिए। ये कहता है साम्यवाद। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो नाइंसाफी की बात कर रहा है, मेहनत हम ज्यादा करें और वो मेहनत कम कर रहा है, उसको ज्यादा पैसा दिया जाए। तो बाबू समाज ऐसे ही चलता है। आपने जानवरों को भी देखा है, जानवरों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता है, जानवरों को एक दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपना खाते हैं, अपना जीता रहते हैं, अपने में सब कुछ रहते हैं। लेकिन हम सामाजिक जानवर है ना, हम भी जानवर लेकिन हम सामाजिक जानवर हैं। हमें समाज में रहना है, तो समाज में रहना तो समाज को साथ लेके चलना है। ये लेने की चलने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं पर ये न कहीं ये फेल हो जा रहा है, लेकिन ये कहीं फेल नहीं हो रहा है। तो कौन सी विचारधारा अच्छी है ये आप डिसाइड करें। ठीक है, तो आशा करते हैं हम कि आपको दोनों विचारधाराओं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोनों विचारधारा समझ में आ गया तो फटाफट एक लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि विचारधारा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, दोनों विचारधाराओं के सिद्धांतों को समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अब अपना सफर आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, एक और बात, इस चैप्टर में हम ज्यादातर समाजवाद के बारे में ही पढ़ेंगे, साम्यवाद के बारे में और आप पढ़ेंगे। इस दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, मैंने एक अंतर बताया सिर्फ, और बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए, आपके समझने के लिए एक अंतर बहुत ज्यादा काफी है। पूछिएगा समाजवाद और साम्यवाद में अंतर, तो ये आप दोनों अंतर लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जस्ट ऐसे ही वर्सेस करके इसको लिख सकते हैं। तो तब तक हम इसको क्लीन करते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम समाजवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। हाँ, तो आइए बच्चों, पानी पी लिया आपने, पानी पी के आगे की सफर शुरू करते हैं अपना। और अपना सफर आगे का है कि समाजवाद की उत्पत्ति कब होती है। ठीक है, तो पहले मैंने जैसा कि आपको बताया, इस चैप्टर में हम लोग समाजवाद के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, साम्यवाद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन खासकर आपको जल्दी बताया नहीं जाता है। कई सारे बच्चे तो ये समझते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही है, लेकिन उनमें अंतर है, सिर्फ एक बारीक अंतर है। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ये कहता है कौन, साम्यवाद, और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार ये कहता है कौन, समाजवाद। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवाद की उत्पत्ति मूलतः औद्योगिक क्रांति के समय हुई थी। पता है आपको औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी, 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, मूलतः कब हुई? औद्योगिक क्रांति के समय हुई थी। औद्योगिक क्रांति के समय उत्पत्ति। ठीक है, कैसे उत्पत्ति इसकी होती है? तो देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुआ, खासकर यूरोप के देशों में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो छोटे छोटे कारखाने थे ना, कुटीर उद्योग जिनको बोला जाता था, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। कुटीर जो घरों में उद्योग चलाए जाते थे, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अब जिसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी छोटी छोटी, और उस व्यक्ति को आना, मान लीजिए एक ना क्या नाम है, मान लीजिए खिलौने बनाने की कंपनी है, घर में अपने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बना के वो अपना काम चलते गुजारा चलाते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति की वजह से एक बड़ा सा फैक्ट्री खिलौने का लग गया। ठीक है, अब वो ज्यादा बनाएगा तो सस्ता बेचेगा, और जो हाथ से बनाएगा वो सस्ता बेचेगा, जो हाथ से बनाएगा वो महंगा बेचेगा। तो इनकी सामानें कोई खरीदेगा नहीं, तो कुटीर उद्योग बर्बाद हो जाएगा। तो अब इनको भाई आता क्या है? इनको तो आता है सिर्फ खिलौने बनाना। तो ये जो कुटीर उद्योग के वाले लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ? बड़ी कंपनी में जाकर उनमें काम करेंगे। तो अब
जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति यानी जो बड़ी फैक्ट्री को लगाने वाले इन्वेस्ट किए हैं, उनकी जो सोच है ना और उनकी जो नियत है, उनका नियत है बस क्या करना, पैसा कमाना, बस मुझे कैसे भी पैसा कमाना है। उनकी नियत की वजह से, उनके सोच की वजह से जो श्रमिक वर्ग है ना, उसकी स्थिति दिन पे दिन क्या होने लगी, दयनीय होने लगी। और समाज दो भागों में बट गया, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। किसके कारण ये हुआ? सब औद्योगिक क्रांति की वजह से। औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज दो भागों में बट गया, एक था पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा बना श्रमिक वर्ग। इन दोनों में पूंजीपति वर्ग हमेशा पैसा कमाने की सोचता था और श्रमिक वर्ग की स्थिति दिन पर दिन क्या होने लगी, दयनीय होने लगी। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, हर दिन सूरज जरूर डूबता है। अगर किसी को लगता है कि सूरज नहीं डूबेगा तो आप याद रखिएगा, अंग्रेजों के बारे में आपने पढ़ा है, जिन अंग्रेजों का शासनकाल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उनका सूरज ऐसा डूबा कि आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। देखे ना, आपके यहाँ बैंड बाजे बजाने आते हैं, वो राजाओं के कपड़े हैं उनके। इतना उनका दिन खराब हुआ। तो सबका दिन खराब आता है, श्रमिक वर्ग का दिन अच्छा होगा, और इनका दिन अच्छा होने में कुछ विचारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, कुछ समाजवादी विचारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें सेंट साइमन, फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लुई बला, एंगेल्स, इनका नाम महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ का नाम हम लिख देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समाजवादी, ठीक है, जिनमें से कौन कौन है? पहला तो सबसे बड़ा नाम अगर है तो वो है कार्ल मार्क्स। दूसरा आपका रॉबर्ट ओवन। तीसरा सेंट साइमन, सेंट परफ्यूम नहीं लगाते थे ये, ठीक है, ये मजाक था, सेंट साइमन। जो चौथा था वो फॉरियर। और क्या हो जाएगा? लुई बला नहीं, जैसे आपकी मम्मियां बोलती हैं मेरे सर से बला हटे, ये वो बला नहीं था, लुई बला, एंगेल्स इत्यादि, ठीक है। इन कुछ विचारकों की वजह से श्रमिक वर्ग का उत्थान होता है, ठीक है। तो समाजवाद को ना मेनली दो भागों में बांटा गया है। समाजवाद का भी बंटवारा होता है, ठीक है। समाजवाद का क्या होगा? बंटवारा होगा। समाजवाद, इसका बंटवारा होगा दो भागों में। एक जो भाग बटेगा वो है कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद, और दूसरा जो हिस्सा आएगा वो है कार्ल मार्क्स के बाद का समाज के बाद, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद है, ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो पहले का समाजवाद है, इसे यूटोपियन समाजवादी भी कहते हैं। यूटोपियन समाजवाद भी कहते हैं, और इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, ठीक है। तो आइए बारी बारी से हम पहले समझते हैं कि आखिर ये यूटोपियन समाजवाद क्या है और वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, ठीक है। आगे, हाँ, तो एक है यूटोपियन समाजवाद, इसी को पहले समझते हैं हम लोग। यूटोपियन समाजवाद और समाजवादी में अंतर, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? समाजवाद को मानने वालों को समाजवादी कहेंगे। समाजवादी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर राजनीति की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये यूटोपियन समाजवादी, ये कैसे विचार समाजवादी थे? ये जो यूटोपियन समाजवादी है ना, कहीं इनको ना काल्पनिक समाजवादी भी कहते हैं। ये इतना इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा जाता था कि ऐसा सपना देख लेते थे ना कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई दूर दूर से नाता नहीं होता था, ठीक है। ये क्या करते थे? ऐसा सपना देख लेते हैं, ठीक है,
स्वप्न दर्शी समाजवादी। ठीक है, ऐसा ऐसा सपना देख लेते थे। ये आदर्शवादी थे। इनके कार्यक्रम, इनके जो कार्यक्रम थे ना, कार्यक्रम वास्तविक, गैर वास्तविक, गैर वास्तविक और अव्यावहारिक थे। अव्यावहारिक थे, ऐसा मान लेते थे कि यकीन नहीं। और तो और ज्यादातर यूरोपियन समाजवादी फ्रांसीसी थे। ज्यादातर ये लोग कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांसीसी थे। और इनमें से जो सबसे बड़ा नाम है और पहला यूरोपियन जो समाजवादी है उसका नाम है सेंट साइमन। परफ्यूम सेंट नहीं, ठीक है, सेंट साइमन। आइए इधर देखते हैं सेंट साइमन के बारे में। सेंट साइमन, ठीक है। सेंट साइमन कौन है? तो सेंट साइमन प्रथम यूरोपियन समाजवादी है, प्रथम यूरोपियन समाजवादी, ठीक है। फ्रांसीसी भी था ये, फ्रांसीसी समाजवादी। इसका जानते हैं क्या मानना था? इसको मानना था ना कि समाज के जो दोनों वर्ग हैं, दोनों वर्ग मतलब समझ रहे हैं, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, दोनों को आपस में लड़ने के बजाय मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, मिलजुल कर उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और जो पूंजीपति वर्ग है उसको श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। कितना अच्छा विचारधारा है इसका। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली रूप से ये पॉसिबल है कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों एक साथ मिलकर करें और पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए काम करे? क्या ऐसा आपको प्रैक्टिकल लगता है? नहीं लगता है। प्रैक्टिकली ये संभव बहुत मुश्किल है। इसलिए तो इन्हें कहा जाता था स्वप्नदर्शी समाजवादी। ये सपना बहुत देखते थे। क्या मानना था इनका? इनका मानना था कि, क्या मानना था भाई, कि पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, कहीं लिखने में अगर कुछ मात्राओं की इधर उधर होगा तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी बोलते समय लिखने में थोड़ा गलती हो सकती है। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग को आपस में मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करना चाहिए, प्रकृति का दोहन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पूंजीवादी को या पूंजीपतियों को, पूंजी के पतियों को, जिसके पास पैसा है, ठीक है, पूंजीपतियों को श्रमिकों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, उत्थान के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप सेंट साइमन के बारे में आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। सेंट साइमन कौन था? तो सेंट साइमन प्रथम यूरोपियन समाजवादी थे जो कि फ्रांसीसी थे। इनका मानना था कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग को आपस में मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करना चाहिए और पूंजीपतियों को श्रमिकों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम समाजवाद 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांटा गया। एक कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को बोला जाता है क्या? याद आ रहा है? यूरोपियन समाजवाद। और कार्ल मार्क्स के बाद वाले के समाजवाद को बोला जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। तो हम यूरोपियन समाजवाद को देख रहे हैं जिसमें से सबसे बड़ा नाम है सेंट साइमन। इनमें एक और महत्वपूर्ण नाम है जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन। सबसे बड़ा इंटरेस्ट जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि रॉबर्ट ओवन ये भी एक यूरोपियन समाजवादी थे,
लेकिन इनके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, जानते हैं, ये खुद उद्योगपति थे, यानी कि खुद पूंजीवादी थे, लेकिन फिर भी ये समाजवाद को फॉलो करते थे। इनका भी मानना यही था कि समाज के उत्पादन के साधनों पे पूरे समाज का अधिकार हो। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी एक उद्योगपति थे? तो वो थे रॉबर्ट ओवन। इन्होंने क्या किया कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बगल में है, स्कॉटलैंड में एक जगह है, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क जगह का नाम याद रखिएगा, में एक फैक्ट्री बनाया इन्होंने, एक फैक्ट्री की स्थापना की और उस फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी रखे इन्होंने ना, उन कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं दी और वेतन भी बहुत अच्छा दिया। और इन्होंने ये महसूस किया कि उनका जो मुनाफा है वो कम होने के बजाय उल्टा और बढ़ गया। लग रहा है थोड़ा अजीब? बिल्कुल सही है कि कोई अगर अपने मन से खुश होकर काम करे तो जाहिर सी बात है कि वो उस कंपनी में अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से काम करेगा तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो इसीलिए इन्होंने डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किसने कहा संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क में एक फैक्ट्री की स्थापना की और श्रमिकों को अच्छी वेतन तथा सुविधाएं प्रदान की। एकदम आराम से 8 घंटा का काम देते थे, एकदम आराम से बाबू काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसा तो भर के देते थे, जाओ एकदम सारा पैसा तुम लोगों का। अब ये लोग इतना मजदूर खुश होता था कि इतना काम कर देता था, इतना मेहनत से काम कर देता था कि इनकी फैक्ट्री क्या होने लगी, ऊपर जाने लगी। सबको लगा कि नीचे जाएगी फैक्ट्री, क्योंकि इतना ज्यादा छूट दे दिए थे, लेकिन इनकी फैक्ट्री सीधा क्या जाने लगी, ऊपर जाने लगी। खुश हो गए, बोले वाह, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, ठीक है? अच्छी सुविधाएं प्रदान की और इनका मुनाफा क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन्होंने क्या घोषणा किया कि याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। असली में जो संतुष्ट होगा वही श्रमिक होगा, जो संतुष्ट नहीं होगा श्रमिक नहीं होगा, ठीक है? अगले समाजवादी के बारे में, यूरोपियन समाजवादी के बारे में देखते हैं। वो था लुई ब्ला। कौन था? लुई ब्ला, ठीक है? ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी था और तो और इसके जो कार्यक्रम थे ना, वो और ज्यादा अव्यवहारिक थे, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। एक और बात, ये इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने राजनीति में प्रवेश लिया, ठीक है? एकमात्र, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एकमात्र समाजवादी, ये सारे ज्यादातर इसमें से फ्रांसीसी थे, ठीक है? ज्यादातर ये इनको छोड़ के, ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है? एकमात्र समाजवादी जिसने राजनीति में प्रवेश किया। इनका मानना था कि अगर समाजवाद को आगे बढ़ाना है तो राजनीति में आइए, क्योंकि क्या नाम है, हमारे पांव का काटा है हम ही से निकलेगा। वही इनका मानना था कि राजनीति में आके विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? हमने देख लिया अभी तक किन किन विचारधाराओं के किन समाजवादियों के बारे में। हमने पहले देखा सेंट साइमन जो कि सबसे प्रथम यूरोपियन समाजवादी थे, जहां वो फ्रांसीसी थे। उनका मानना था कि सारे लोगों को, पूंजीपतियों को और श्रमिकों को, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, प्रकृति का दोहन करना चाहिए, और पूंजीवादियों को श्रमिकों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो हमने शुरू में वीडियो को शुरुआत में पढ़ा था कि जो समाजवाद है उसका सिद्धांत है प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ये बातें भी सेंट साइमन ने ही कही थी। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दें कि समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो समाजवाद का मूल सिद्धांत सेंट साइमन ने ही दिया था, ठीक है? चलिए अगला
और तीसरा जो व्यक्ति है अपना, वो है चार्ल्स फॉरियर। ये भी समाजवादी है, चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर का मानना था ना कि श्रमिकों को गांव में नहीं रहना चाहिए, वो गांव से उठ के आए और शहरों में रहे, नगरों में रहे। इन्होंने श्रमिकों के लिए फ्लैग्स बनाने की योजना रखी, लेकिन ये योजना फेल होगी। मतलब ऐसी बस्ती बनाने की योजना रखी जहां पर सिर्फ श्रमिक लोग ही रह सके और उनके उत्थान के लिए काम किए जा सके। किसने ये काम किया था? फॉरियर ने, लेकिन इसकी योजना फेल हो चुकी थी। तो अभी तक हमने बच्चों चार कितने, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला और फॉरियर, 4 यूटोपियन समाजवादियों के बारे में देख लिया जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाने में मदद की। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक समाजवादियों को, यानी कि कार्ल मार्क्स के समय को, और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है समाजवाद का कार्ल मार्क्स। समाजवाद का पितामह, समाजवाद का क्या नाम है, उदय, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम कार्ल मार्क्स को देखते हैं। आइए बच्चों, अभी तक हमने यूटोपियन समाजवादियों के बारे में पढ़ा, तो अब थोड़ा वैज्ञानिक समाजवादियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा उनके साथ भी क्या करते हैं, इंसाफ कर लेते हैं, ये तो खिसिया ना जाएंगे जी। तो यूटोपियन समाजवादी के बाद बारी आती है वैज्ञानिक समाजवादियों की। तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है और जो उनको जनक माना जाता है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, समाजवाद की दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है इन्हें? वैज्ञानिक समाजवाद के भी जनक इन्हीं को कई लोग मानते हैं। ठीक है, और कई लोग सेंट साइमन को भी मानते हैं। इनमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा पक्ष ये है कि कार्ल मार्क्स ही समाजवाद हो चाहे वो वैज्ञानिक समाजवाद हो, दोनों समाजवादों के क्या है, ये जनक हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जानते हैं कब हुआ था? इनका जन्म 5 मार्च 1818 ईस्वी में, जर्मनी का नाम तो आप सुने ही होंगे, जर्मनी के, और उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने एक जो जर्मन राइन राज्य संघ बनाया था, वही राज्य जर्मनी के राइन राज्य के एक शहर था, एक नगर था जिसका नाम था ट्रियर नगर। जैसे बंदूक की ट्रिगर होती है वैसे ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। एक यहूदी परिवार, ठीक है, परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता हेनरी मार्क्स थे। हेनरी मार्क्स जो कि पेशे से वकील थे, लेकिन बाद में इनके पिताजी ने बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म अपना लिया। तो ये तो हुआ उनकी निजी जिंदगी के बारे में। हाँ, एक और बात, 1843 में, ठीक है, 1843 में इन्होंने शादी किया। किससे? 1843 में बचपन की एक मित्र थी इनकी, बचपन की मित्र जिनका नाम था जेनी, जॉनी यस पापा नहीं, जेनी से विवाह किया। अब आइए थोड़ा इनके आगे की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, शुरू में ये बोन विश्वविद्यालय से पढ़े, जर्मनी के पास है बोन विश्वविद्यालय, लेकिन इन्होंने वो विश्वविद्यालय छोड़ दिया कब? 1836 में। 1836 में ये बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए पढ़ने के लिए। बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। शुरू में ये मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि विचारकों से बड़े प्रभावित थे, उनकी किताबों को बहुत पढ़ते थे, उनसे बहुत ज्यादा
प्रभावित होते थे। ठीक है, उसके बाद 1844 का दिन आता है, 1844, और ये जो साल था ना, इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि 1844 में इनको एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, और उस व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि एक समाजवादी थे, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक है, 1844 में इनकी मुलाकात, ठीक है, मुकालात डिसुम नहीं, इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। और यहां पर इन्होंने ना जो श्रमिक वर्ग है उनके जीवन के बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में पढ़ा और उनसे समझा, और वो इससे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने पूरी जिंदगी श्रमिकों के लिए अपना लगा दिया, उनके उत्थान के लिए काम करने का निश्चय किया। और जब इनसे मिले तो जीवन भर इनके साथ दोस्ती रही। किससे? फ्रेडरिक एंगल्स से इनके साथ जीवन भर इनकी दोस्ती हो गई, दुश्मनी नहीं जी, दोस्ती हो गई। किसकी? कार्ल मार्क्स की। इनके साथ मिलकर इन्होंने 1848 में, 4 साल बाद, यहां पे लिख लेते हैं, 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। ये घोषणा पत्र में क्या था आगे हम लोग पढ़ेंगे। और तो 1844 में इटली में फ्रेडरिक विल्सन से मुलाकात के बाद 1848 में इन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, इनका प्रभाव इतिहास में इतना बड़ा था कि इनके जितना प्रभावित व्यक्ति इतिहास में आपको जल्दी नहीं मिलता है कि मुख्य धारा में इनका इतना प्रभाव हुआ। उसके बाद 1867 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम रखा था दास कैपिटल, ठीक है, लिखा। और ये बुक इतना प्रसिद्ध था कि इसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसे समाजवादियों का बाइबल, याद रखिएगा, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये दास कैपिटल नामक पुस्तक की। ठीक है, जब इन्होंने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था ना, तो ये अकेले नहीं किया था, इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर किया था। तो ये रही आपके कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में हमने यहाँ लिखा, और ये इनके कुछ कामों के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, और मार्क्स के सिद्धांतों के साथ साथ हम रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर साम्यवाद का सबसे बड़ा, समाजवाद का सबसे बड़ा कहीं प्रयोग देखने को मिलता है तो वो रूस में मिलता है, इसलिए रूस की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां से आपके कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूस की क्रांति के कारण क्या थे या प्रभाव क्या थे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि उन्हें भी टॉपर बनने का मौका दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।